ओके जी, आज है ज़र को कंट्रोल करने के तरीके। असल में दो तरीके हैं आपके, जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उर्दू में कहे तो मिकदारी और म्यारी होगा शायद वर्ड। ठीक है, पहले हैं आपके जी। मिकदारी तरीके यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स के। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों की शरह बदल के आप किस तरह से ज़र को, मतलब उसकी डिमांड और सप्लाई को मार्केट में ठीक रख सकते हैं। हाँ जी इफ्रा मैडम, आपके लिए पेज नंबर 119 क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट हम पढ़ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है जी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगर आपकी इकोनॉमी में पैसा कम या ज्यादा है यानी उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके स्टेट बैंक के पास होता है जी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को चेंज कर लिया जाए। उर्दू में कहें तो शरह सूद, यानी आप जितना लोन ले रहे हैं, जितने डिपॉजिट्स ले रहे हैं, जितने लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे आप अपना इंटरेस्ट रेट बदल दें, यानी शरह सूद कम या ज्यादा कर दें। अगर तो आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन है यानी अफराते ज़र है, तो अपनी शरह सूद को बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जब शरह सूद बढ़ेगी तो लोग आपसे पैसे कम लेना शुरू कर देंगे, और इकोनॉमी में जो पैसा मतलब लेके लोग नॉन प्रोडक्टिव लोन ले रहे हैं या गैर पैदावारी कर्जे ले रहे हैं, उससे बाज आ जाएंगे। मतलब मैं जहाँ पहले 10 रुपए लेके उस पर 15 रुपए 16 रुपए इंटरेस्ट दे रहा था, आप उसी को बढ़ा के 20-25 कर दें तो कोई भी आपसे लोन नहीं लेगा, यानी मार्केट में जो पैसे की सप्लाई ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह ऑपोजिट है जी, अगर तफरीते ज़र है यानी डिफ्लेशन है, तो आपके इंटरेस्ट रेट या शरह सूद को कम कर दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्जे ले, प्रोडक्टिव लोन ले, इंडस्ट्रियां लगाएं, कुछ भी करें और आपकी मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो। दूसरा ऑप्शन है जी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उर्दू में जरा मुझे बोल दे कि ये क्या है। खुले बाजार का अमल। जी, खुले बाजार का अमल। हाँ जी जी, वो कहता है खुले बाजार के अमल में क्या होता है, ये कल भी मैंने समझाया था पढ़ाते पढ़ाते, आप नहीं थी तो अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक को लगता है कि आपकी मार्केट में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, इन्फ्लेशन है, तो वो बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स के नाम पे सिक्योरिटीज इशू करता है। कहता है जी ये खरीद ले और पैसा मुझे दे दे। जिस तरह हमने डिबेंचर्स का वर्ड पढ़ा हुआ है कॉमर्स में कि डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं लोन लेने के लिए, आपका सेंट्रल बैंक इसी तरह सिक्योरिटीज इशू करता है और वो कहता है जी आप ये सिक्योरिटी खरीद लें और अपने पास रख ले, 2 साल 3 साल बाद मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा, यानी साथ साथ देता जाऊंगा, और 2 साल बाद जब आप मुझे वापस करेंगे तो इसके पूरे पैसे भी आपको मिल जाएंगे। जब डिफ्लेशन होती है तो क्या होता है जी, अगर कहीं पिछले दौर में उसने सिक्योरिटीज इशू की थी, तो डिफ्लेशन में या तफरीते दर में जब आपकी मार्केट में पैसा कम है, तो वो क्या करेगा जी, वही सिक्योरिटीज कहेगा जी ये बॉन्ड ये सर्टिफिकेट मुझे वापस कर दें और अपना पैसा ले ले। यहाँ इसने पूरी कहानी यही इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। कहता है जी इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट if there is no more quantity of money, the central bank sells the security in open market। कहता है जी अगर पैसों की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो बेच देगा, अगर कम है यानी तफरीते ज़र है तो वो खरीद लेगा। खरीदने का मतलब ये है जी सिक्योरिटीज वापस लेके आपको पैसे दे देगा। थर्ड वन है जी चेंज इन रिजर्व रेशो। जो आपकी महफूज ज़र नकद की शरह है उसमें तब्दीली करके भी आपके ज़र को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे जी? तो उसे कहा जी एवरी मेंबर बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व। वो जो उर्दू में महफूज ज़र नकद था जी कि आपने अपने सारे डिपॉजिट्स का या जितने आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उनका 5% 10% आपने रिजर्व के तौर पे रखना है। यहाँ पे भी वो चेंज करवा देगा अगर आपके स्टेट बैंक को लगेगा। सपोज अगर इन्फ्लेशन है या आपकी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, तो वो कहेगा जी अब आप कैश रिजर्व ज्यादा रखना शुरू कर दे। जहां वो हर डिपॉजिट का 5% रखवा रहा था, अब स्टेट बैंक कहेगा जी मेरे पास 20 से 25% रखवाएं, ताकि ना आपके पास ज्यादा पैसा हो ना आप उसको सर्कुलेट करें। क्रेडिट रेशनिंग, उर्दू में बोलें जी ये क्या लिखा हुआ है क्रेडिट रेशनिंग 4 पॉइंट। कर्जों की राशनबंदी। राशन बंदी, हाँ जी जी, राशन बंदी क्या होता है, जब राशन कार्ड बनते हैं हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन राशनिंग का मतलब होता है जी मैंने इतने का अंडा लेना है, इतने के अंडे लेने हैं, इतने की ब्रेड लेनी है, यानी जब बजट बनता है ना जिस तरह से, इसी तरह वो कह रहा है जी आपने कर्जों की भी राशनिंग या क्रेडिट रेशनिंग कर लेनी है। अब वो क्या होगा जी, क्रेडिट रेशनिंग में आप कहेंगे जी मुझे इतने % लोन इंडस्ट्री वालों को देने हैं, इतने % एग्रीकल्चर वालों को दे देने हैं,
इतने % प्रोडक्टिव लोन होंगे और इतने नॉन प्रोडक्टिव लोन होंगे। मैंने कल भी बताया 3-4 दिन पहले आपके सेंट्रल बैंक ने आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज की है फॉर 2 मंथ्स, मतलब नवंबर और दिसंबर के लिए शायद, या दिसंबर और जनवरी के लिए उन्होंने रिवाइज कर दिया है। और उन्होंने कहा है जी कि इसमें हम तब्दीलियां ला रहे हैं। अब मैंने वो पढ़ी नहीं है, ना ही मुझे पता, लेकिन उसमें भी हो सकता है ये क्रेडिट रेशनिंग दोबारा की गई हो कि आपने प्रोडक्टिव लोन्स देने हैं या नॉन प्रोडक्टिव लोन्स देने। जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, हर बंदे की या हर बैंक की ये कोशिश होगी थी कि प्रोडक्टिव लोन्स दिया जाए, हर बंदा कोई ना कोई काम कर ले। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? क्रेडिट रेशनिंग वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? यानी आपने उसके डिवाइड कर लेना है डिफरेंट पोर्शन में कि इतने % लोन हमने देना है इंडस्ट्री वालों को, इतने % हमने एग्रीकल्चर वालों को देना है, इतना हमने प्रोडक्टिव लोन्स में देने हैं और इतने नॉन प्रोडक्टिव लोन्स देने हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी नहीं है। इफ्रा? नहीं। इफ्रा का तो मुझे लगता है अल्लाह माफ करे कोरोना ही हुआ है। जिस दिन से ये लड़की घर गई है ना, इसको तब से फ्लू हुई है। लास्ट पॉइंट है जी बैंक एंड डिस्काउंट रेट पॉलिसी। उर्दू में लिखा होगा जी बैंक रेट, इसके दो नाम ही है जी, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। कौन सा मिस पॉइंट? 5वां पॉइंट जी बैंक रेट वाला, उर्दू में भी यही लिखा वो होगा, शरह बैंक शरह बैंक की पॉलिसी। जी जी। उसमें वो कह रहा है जी दिस पॉलिसी रेफर्स टू वेरीफाई ऑफ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स द फर्स्ट क्लास बिल। हाँ जी जी, हुंडियों पर बट्टा लगाना। सेंट्रल बैंक तजारती बैंकों की हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाता है, यानी रीडिस्काउंटिंग करता है। तो उसने कहा जी इसमें आप वो रेट या शरह बैंक डिसाइड करते हैं जिस पे आपका मरकजी बैंक तजारती बैंकों की हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाएगा। ठीक है। और लास्ट पे उसने नोट में लिखा हुआ है इन पाकिस्तान ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड बैंक यानी डिस्काउंट रेट पॉलिसी इज मोस्टली यूज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रोल क्रेडिट इन द मनी। यानी जो पीछे हमने 6 या 5 तरीके पढ़े हैं, इनमें पाकिस्तान में से 2 यूज किए जाते हैं जी। एक तो आपका शरह बैंक वाली पॉलिसी और दूसरा खुले बाजार का अमल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब नहीं, कोई भी नहीं। ओके जी, उसके बाद है आपके क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स को उसने मेयारी कर्जे बोला होगा क्या? मेयारी तरीके कौन से हैं ये? अमूमी या वस्फी तरीके। ओके जी, अमूमी यानी जनरल आपके मेथड्स। नंबर 1 है जी मॉरल परसुएशन। हाँ जी, उर्दू में क्या वर्ड यूज किया हुआ, मुझे साथ साथ ये भी बोलते जाए। इखलाकी तरगीब। इखलाकी तरगीब जी। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में सबसे ज़्यादा बैंकिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो इस्लाम नाम का कोई जज्बा हो या ना हो, लेकिन जैसे बैंकिंग की बात आती है तो हमारे अंदर कीड़ा जागता है जी इस्लाम का। और हम हर जगह चाहे हर काम में नफ़ी करते रहें, लेकिन इस्लाम के नाम पे और बैंकिंग के नाम पे हम ये कहते हैं जी सूद लेना हराम है, जो सूद लेगा देगा जहन्नमी है, या वट। तो उसने कहा है जी स्टेट बैंक को इन सब चीज़ों को या ज़र को कंट्रोल करने के लिए या अपनी क्रेडिट रेटिंग्स को अच्छा करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए लोगों की मॉरल परसुएशन भी करनी पड़ती है। मतलब उनको इखलाकी तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कि जी बैंकिंग इस्लाम में हराम नहीं है। उसकी जो इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट हुई थी उसकी बेसिक रीज़न भी यही थी कि लोगों को मॉरली मोटिवेट किया जाए, उनको ये कहा जाए जी कि इस्लाम में बैंकिंग गलत नहीं है, हम बैंकिंग कर सकते हैं इन इस्लामिक वे। इसीलिए आपकी इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। उसने कहा समटाइम्स द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स टू अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस एंड मेक देम टू अडैप्ट राइट वेज so that country could achieve its objectives easily. Generally following instructions are given to the commercial bank. अब वो कौन कौन सी हिदायत है जो दी जाती हैं आपके तजारती बैंकों को? नंबर 1, अवॉइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। कहता है जी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो मुल्क के मुफाद में ना हो, यानी उसके खिलाफ हो। आपने दहशतगर्दों को कर्जे नहीं देने, उनके अकाउंट्स नहीं खोलने, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी। issuance of loan only for investment and productive purposes। अब वो जो कह रहे हैं ना हम इंटरेस्ट लेना हराम है या ये है वो है, लोगों को मॉरली इस तरह से सपोर्ट करते हो। कहते हैं जी एक तो इंटरेस्ट पॉलिसीज में चेंज लाएं अपनी,
दूसरा, चीज़ों के नाम, हमारे यहाँ ये काम किया जाता है जी कि उन्हीं चीज़ों का नाम बदल दिया जाता है। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही होती है, लेकिन हम कह देते हैं जी जिस तरह हमने अपने सेविंग्स अकाउंट्स को और वो सारे अकाउंट्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग फिक्स अकाउंट है, सब इंटरेस्ट बेस ही हमने नाम क्या बदल के रख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा उसने कहा है जी आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोन्स में करनी है या वो लोन्स देने हैं जो कि प्रोडक्टिव यानी पैदावारी कर्जे होंगे, जिनको लेके आपकी इंडस्ट्री लगेगी, कोई काम होगा, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, कोई भी फजूल खर्चों के लिए आपने कर्जे नहीं करने। पब्लिसिटी या तशहीर, मुल्क में ज़र की मिकदार को कंट्रोल करने का एक तरीका और है जी कि आप अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करें। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके टीवी चैनल्स पे, आप शायद बहुत छोटे होंगे, हम भी इतने पुराने नहीं, लेकिन कभी भी किसी बैंक की पब्लिसिटी टीवी पे या इस अखबारों में या रेडियो पे नहीं की जाती थी। स्टेट बैंक को ये लगा कि अवेयरनेस के लिए लोगों में इस चीज़ को पब्लिसाइज किया जाए, पब्लिसिटी की जाए, तशहीर की जाए अपनी प्रोडक्ट्स की। तो उसने सेंट्रल बैंक कीप्स द नेशन वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। अब खबरों में भी बताया जाता है जी कि बैंक रेट्स इतने इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, डॉलर पैसे के मुकाबले में इतना बढ़ गया, कम हो गया, वो सब क्या है, वो सब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या जरी पॉलिसी का हिस्सा है। सातवां कहता है जी पब्लिसिटी थ्रू द लाइट ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी जिनकी वजह से की जाती है? पॉलिसीज ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन टारगेट्स। कहता है जी अगर किसी बंदे ने इंडस्ट्री लगानी है और बैंक अपने आपको एडवर्टाइज कर रहा है तो वो आसानी से उस बिजनेसमैन को पता लग जाएगा जी कि मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ या नहीं। कभी टेलीविजन पे HBL आसान अकाउंट, वो ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी इट इज़ फॉर बिजनेसमैन, कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, बिल जमा करा सकते हैं। मतलब उन्होंने टारगेट किया, पब्लिसाइज किया अपने उस प्रोडक्ट को और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। सेकेंड वन है जी डिपॉजिट ऑफ कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स एंड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मतलब इन चीज़ों को भी पब्लिसाइज करें जी कि हमारे लोन कितना। अक्सर जगह पे ये लिखा हो जाता है जी इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी 0% कर्जे पे आप हम सॉरी इंटरेस्ट पे या शरह सूद पे हमसे कर्जे ले। वो इसी तरह चीज़ों को पब्लिसाइज करके मेथड्स होते हैं टू कंट्रोल क्रेडिट। नंबर 3 है जी डायरेक्ट एक्शन, यानी बराह रास्त उस पर अमल करना या उसके खिलाफ। ये क्या लिखा हुआ है सबा उर्दू में, इसका क्या नाम है? कौन सा मिस? थर्ड बड़ा पॉइंट। रास इकदामात। हाँ, बराह रास्त इक़दामात का मतलब ये है जी आप एक्शन किस चीज़ के अगेंस्ट लेते हैं? जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। तो उसने कहा जी जब स्टेट बैंक को या सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि उसकी पॉलिसीज या जो जरी पॉलिसी बनी हुई है उसको अप्लाई ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेता है किनके खिलाफ? आपके सारे कमर्शियल बैंक्स के खिलाफ। तो उसने कहा है जी जब नहीं लेगा तो कौन कौन से एक्शन है? डज नॉट प्रोवाइड, क्यों लेगा? उसने कहा जी ही डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग हाउस। जो बैंक या जो तजारती बैंक उसके साथ रजिस्टर्ड है, स्केजुअल्ड बैंक है, फहरिस्ती बैंक है, अगर वो उसके अहकामात को नहीं मानता तो वो उसे हिसाब घर की फैसिलिटी या सहूलत नहीं देगा, यानी उसको क्लियरिंग करने की इजाज़त नहीं देता। उसके बाद शिकायत जी सेकंड पॉइंट है ही डिक्लेयर्स द स्केजुअल्ड बैंक एज नॉन स्केजुअल्ड बैंक एंड टेक्स द फैसिलिटीज बैक। उसको फहरिस्ती बैंक होने की जितनी सहूलियात थी उसको पहले तो अपनी फहरिस्त से निकालेगा, कहेगा जी आज के बाद ये बैंक मेरी फहरिस्त में शामिल नहीं है, यानी ये गैर फहरिस्ती बैंक हो गया या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक हो गया, और जितनी फैसिलिटीज उसके पास थी वो सब भी उससे वापस ले लेगा। थर्ड वन है जी इंक्रीज द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व विच लिमिट्स दी एडवांसिंग एबिलिटी। तीसरी वो सबसे बड़ी सजा ये देगा जी उसका कैश रिजर्व, जहाँ 5 रुपये था हर इंटरेस्ट 100 रुपये के पीछे, सॉरी लोन डिपॉजिट के पीछे, वो रेशो बढ़ा के 15-20 रुपए कर देगा ताकि उस बैंक की लोन फैसिलिटी या कर्जे देने की सहूलत कम से कम हो जाए। फोर्थ पॉइंट है जी रिफ्यूजेस टू री डिस्काउंट लें जी। सबसे बड़ी बददुआ ये है कि जी वो उसके बिल्स को री डिस्काउंट करने से इनकार कर दे। अब वो बिल उसके पास ही रहेगा, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, ना मिले तो अल्लाह वारिस। फोर्थ वन है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस। वो ऊपर वाले पॉइंट को जी कि कर्जे की इजरा में उसको क्या करेगा जी, रुकावट लगा देगा या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उस पर पाबंदियां लगा देगा। तो उसे कहा कि इन सीवियर इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो सपोज अगर नॉन प्रोडक्टिव लोन्स कुछ बैंक ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक क्या करेगा जी, उनके एडवांसिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, पाबंदियां लगा देगा कि अब आपने कर्जे जारी नहीं करने, क्योंकि इस सिचुएशन में लोगों के रोजगार नहीं है,
तो आपको ये लोन रीपे नहीं कर सकते आपकी अमाउंट्स, इसलिए आप क्या करें जी, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें और बैन कर दें, ताकि आपके इकोनॉमी में पैसों की क्वांटिटी यानी सर्कुलेशन ऑफ नोट्स ज़्यादा ना हो। ठीक है जी। फिफ्थ वन है सेलेक्टिव कंट्रोल, यानी आपके पास सेलेक्टिव कंट्रोल्स को कह लें जी, उर्दू में क्या लिखा होगा? सेलेक्टिव का मतलब है जी इंतखाबी तरीका कंट्रोल। इंतखाबी तरीकाकार, यानी उसको जो अच्छा लगेगा, सूटेबल लगेगा, वो कर लेगा। सेकंड, इन दिस मेथड द क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द बाइंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। ये वही हो गया जी, आपकी परचेजिंग पावर को कम या ज़्यादा करने का भी यही तरीका है कि इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आप इसको चेंज कर दें। सिक्स वन है जी चेंज इन मार्जिन, इसको भी बोले उर्दू में क्या लिखा होगा, छोटा पॉइंट, हद मुख्ततिम में तब्दीली। हद मुख्ततिम में तब्दीली। कहता है जी मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। हमने ये पढ़ा था हर बैंक कफालत लेता है, यानी सिक्योरिटी लेता है अगेंस्ट लोन। यानी मैंने अगर 100 रुपए का कर्ज लेना है तो बैंक कहता है जी 150 रुपए की कोई भी सिक्योरिटी या इससे ज़्यादा अमाउंट की भी, यानी एक लिमिट होगी जिसमें कहा होगा, तो वो कहता है जी वो जो 100 रुपए के कर्जे और 150 रुपए की सिक्योरिटी के दरमियान में मार्जिन है ना 50 रुपए का, उस मार्जिन में तब्दीली करके या हद मुख्ततिम में तब्दीली करके भी आपके ज़र को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे जी? कहता है जी the minimum margin requirement on securities may be relaxed to encourage the borrowings and can be imposed to discourage the borrowing। यानी जहां हम कह रहे हैं जी कि 100 रुपए का कर्जा लेना है तो 150 की सिक्योरिटी रखवाएं, इन केस ऑफ डिफ्लेशन यानी तफरीते ज़र में, जब आपके पास परचेजिंग पावर भी कम है, चीज़ों के प्राइसेस भी लो हैं, आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन में जा रही है, तब आप क्या करेंगे जी, उस मार्जिन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे जी 100 रुपए के पीछे आप 110 रुपए की सिक्योरिटी रखवा दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू कर सके। इन्फ्लेशन के केस में उल्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन में आप उस मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे, 100 रुपए की बजाय 200 की सिक्योरिटी रखेंगे और कहेंगे जी कि अब अगर 200 की सिक्योरिटी है तो कोई लोन लेगा, यानी वो डिस्करेज करते हैं लोगों को लोन लेने से। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। इफ्रा? नहीं मिस। ठीक है जी। कल आप लोगों ने ये जो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस एंड डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग क्रेडिट, कि कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं जी जब आप घर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, या कौन कौन सी ये हदूद हैं। 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा या टिक लगा के रख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। ठीक है जी, यहाँ तक? ओके मिस, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कोई इशू? इस चैप्टर के हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए हैं कि नहीं? नहीं अभी। मैं देख लूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपका सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने डिटेल से पढ़ना है, स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड में। ओके जी, इस चैप्टर में है आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं कल आपको इम्पोर्टेंट पे निशान लगवाऊंगी। कल तक आपने ये दोनों मेथड्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव याद कर लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का टॉपिक बहुत छोटा सा है, वो इस बुक में बहुत लेंथी करके दिया हुआ है। वो प्रोसीजर्स हमने नहीं पढ़ने के, वो कैसे ड्रॉ करेगा, ये किस तरह से करना है। हमने सिर्फ उसका मेथड पढ़ना है, कितनी मीटिंग्स होती हैं और उसके एडवांटेजेस, दैट्स इट बस। ठीक है, और कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। कल इसका लेक्चर है बैंकिंग का जी है, और कल अकाउंटिंग का भी आई थिंक सो। नहीं अकाउंटिंग का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगर किसी को कोई इशू हो तो अभी मुझसे पूछ लें।